नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड का स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है, क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी में अभी निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्या कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है, और कंपनी का 2030 में टारगेट क्या बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा, उसके बाद हम इन सब चीज़ों का पता कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जर्नल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें तो भाई कंपनी का जो मार्केट कैप टाइप है, स्मॉल कैप पे कंपनी काम कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 15,456 करोड़ की रही हुई है, और कंपनी जो है आयरन और स्टील के सेक्टर में मुख्य रूप से काम करती है। और ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये तो थी कंपनी के बारे में एक छोटी जानकारी। अब हम कंपनी की ज़रूरी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो चलिए दोस्तों, पिछले 5 साल पहले चलते हैं 2019 में। तो उस टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू को देखते हैं। तो अगर 25 जुलाई 2019 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 22 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 8 जुलाई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 869 रुपये के आसपास ट्रेड करती है, और ये मैक्सिमम गई है 1314 रुपये तक। तो देखिए कंपनी ने कितनी अच्छी ग्रोथ की है। 22 रुपये पर शेयर ट्रेड करने वाले शेयर की वैल्यू 5 सालों के बाद बढ़ के 1314 तक चली जाती है। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 3,491% का रिटर्न दिया है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, और आप कंपनी के शेयर की वैल्यू को भी बढ़ता हुआ भी लगातार देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसको हम यहाँ पे एक प्लस पॉइंट देंगे, और अगर हमें माइनस पॉइंट मिलेंगे तो हम उसको माइनस पॉइंट देंगे, और उसके बाद हम इसको लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो नेट इनकम कंपनी कैसा बना रही है। तो दोस्तों, अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 3,117 करोड़ की रेवेन्यू बनाया जाता था, और कंपनी की नेट इनकम 2019 में कंपनी माइनस में चल रही थी, यानी नुकसान में चल रही थी 2019 में, ठीक है। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3,117 से बढ़ के 6,160 हो गया। लगभग कंपनी का रेवेन्यू डबल हो गया है। और कंपनी का अगर नेट इनकम को देखें तो नेट इनकम कंपनी यहाँ तक नुकसान में चल रही थी 2021 तक, और 2022-23 में कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है। मतलब कंपनी 2019 के मुकाबले तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा ही बना रही है, ठीक है, 2023 में। और 2024 में भी कंपनी ग्रो करती हुई देखी जा सकती है। तो ये भी निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से अच्छी होती हुई देखी जा सकती है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर कंपनी की संपत्ति को देखें तो भाई 2019 में कंपनी के पास 3,203 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 3,203 करोड़ से घट के 2,959 करोड़ हो चुकी है। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी की संपत्ति में लगभग 300 करोड़ का है जो गिरावट आई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। क्योंकि दोस्तों, अगर कंपनी की संपत्ति में गिरावट आ रही है तो इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी कम हो सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए, तो इसको हमने एक माइनस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे पिछले कुछ साल में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे रही है, नहीं। तो दोस्तों, कंपनी 2011 में डिविडेंड दिया था, 2010 में डिविडेंड दिया, और उसके बाद या उसके पहले कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया। इससे हम कह सकते हैं कंपनी 10 और 11 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही थी, पर उसके बाद से कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही। तो आज के समय में कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, तो इसको भी हम एक माइनस पॉइंट देंगे। तो अभी हमारे पास 2 प्लस पॉइंट मिले, 2 माइनस पॉइंट मिले। आगे देखते हैं हमें कौन कौन से प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 63% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, और इस 63% होल्डिंग में से कंपनी ने जो 17% की होल्डिंग है वो तो बैंक में गिरवी रख दी है। बदले में हो सकता है कंपनी ने कुछ फंड लिया हो बैंक से, ठीक है। और जो बाकी 63 में से 46% बचे हैं वो कंपनी के पास रहे हुए हैं। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने बैंक में गिरवी रख दिया, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है लगभग। अगर आगे देखें तो भाई म्यूचुअल फंड के द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग की गई है कंपनी में, ठीक है। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा 0% है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 2.87 संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 33% रहे हुए हैं। तो देखिए कंपनी में जो बड़े इन्वेस्टर लगभग ना के बराबर ही रहे हुए, ना तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा मात्रा में, ना विदेश ये भारत के बड़े इन्वेस्टर है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में लगभग एक अच्छी मात्रा में देखे जा सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसे एक माइनस पॉइंट देना हो, क्योंकि कंपनी ने जो अपने शेयर को बड़ी मात्रा में बैंक में भी गिरवी रख दिया है। तो इसको भी हम एक माइनस पॉइंट देंगे। तो अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हो, यहाँ पे हमें 2 प्लस पॉइंट देखने मिले, 3 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है, और ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ये थी कुछ वीडियो। तो अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो, आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा कंपनी के बारे में जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे।